अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम दो अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले भारत में एक डेवलपमेंट है जो डायरेक्टली पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टायर्स और पाकिस्तान का इंटरनेशनल इंप्रेशन बहुत इफेक्ट करती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ये बात करेंगे कि जो सियासी मुज़ाकरात करवाने के लिए PTI की तरफ से 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है और वो जमात इस्लामी से कोऑर्डिनेट करी है। लाहौर में मुतल्लिका लीडर्स के साथ मुलाकातें भी हुई हैं, वो कितनी इफेक्टिव होगी और इस एक साल में सियासी जमातों ने क्या गेन किया है। इतनी कंसेंसस तो गेन कर नहीं सके कि मुल्क में इलेक्शंस करवा सकें, IMF के साथ डील कर सकें, तो गेन क्या किया है। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे मुजम्मिल सरवर्दी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। जन लोधी साहब मुझे ज्वाइन करें, डिफेंस एनालिस्ट हैं। नासिर बेग चुगताई साहब मुझे ज्वाइन करें, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। NBC में आपको पहले आई एम श्योर आपने फॉलो की होगी न्यूज़, लेकिन जी मुजम्मिल सरवर्दी साहब आपकी तरफ में आ रही हूँ पहले कि साबिक गवर्नर है मकबूजा कश्मीर के, उन्होंने एक इंडियन चैनल द वायर को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत में नरेंद्र मोदी को पुलवामा अटैक के बारे में आइडिया था और ये इंडिया की होम मिनिस्ट्री की केयरलेसनेस की वजह से ये अटैक हुआ और जो 300 किलो के एक्सप्लोसिव्स थे वो 10 से 15 दिन भारत के मुख्तलिफ जगहों पे फिरते रहे वो कार और इवेंचुअली ये अटैक हो गया। और ये मोदी इसको इसलिए भी नहीं रुकवाना चाहते थे कि आगे इलेक्शंस में उनको फ़ायदा हो। और इस इंटरव्यू के बाद हम इंडिया में एक और डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट देखते हैं, वो ये है कि जो अतीक अहमद जो कि पॉलिटिशियन भी थे और इंडिया में गैंगस्टर का इंप्रेशन भी था उनको मीडिया, जर्नलिस्ट, पुलिस की कस्टडी में सरेआम पब्लिक में गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। और वहाँ का मीडिया इसको ये डायरेक्शन दे रहा है कि ये जो किलिंग है ये इसलिए की गई है ताकि जो इंटरव्यू दिया है साबिक गवर्नर मकबूजा कश्मीर के उससे ध्यान हटाया जा सके। जी मुजम्मिल सरवर्दी साहब, तो मैं आपको इसमें शामिल करना चाहती हूँ, ये डेवलपमेंट मैंने आपके साथ शेयर की है। तो सर आपको लगता है कि ये अब इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको सीरियस लेगी, क्योंकि वजारत खारजा ने तो कहा है कि भारत को आंसरेबल ठहराना चाहिए इस इंटरव्यू के बाद। मैं नहीं समझता कि कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको सीरियस लेगी या इस पर कोई बात करे, क्योंकि भारत एक इकोनॉमिक पावर बन चुका है। आप देखें 18 मुल्कों के साथ वो अब अपनी करेंसी में ट्रेड करने की बात कर रहा है। उसने अपने आप को इकोनॉमिकली इतना बड़ा जाइंट बना लिया है कि हमने आर्टिकल जब उसने मकबूजा कश्मीर को एनेक्स किया अपने साथ, तो उसके बाद जितनी भी इंटरनेशनल एफर्ट्स थी हम तो OIC का इजलास भी नहीं बुलवा सके थे उस वक्त। और उसके अलावा हमने और क्या करना था कश्मीर पे, कोई मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम वर्ल्ड भी हमारे साथ खड़ी नहीं हुई थी। इसके अलावा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत हमसे आगे है, फाइनेंशियल डिप्लोमेसी में भारत हमसे आगे है। ये अब हम फैटअप से निकले हैं, लेकिन इससे पहले हम जितना अर्सा फैटअप में रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब आकर यही रोना रोते थे कि वो भारत हमें नहीं निकलने दे रहा, वरना हमने तो शराइत सारी पूरी कर दी हैं। अगर आप पिछला भारत का इलेक्शन देखें तो मोदी साहब ने खुद को चौकीदार के रूप में प्रेजेंट किया और उनकी DP चौकीदार की थी और वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर मुसलसल टेंशन बढ़ाए हुए थे और हर रोज़ लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग होती थी, हर रोज़ लोग मरते थे, हर रोज़ बॉर्डर टेंशन थी। जब वो इलेक्शन जीत के उन्होंने कश्मीर को अनेक्स कर लिया तो उसके बाद उन्होंने बैक चैनल डिप्लोमेसी से खुद पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर लिया, जो इस वक्त तक मौजूद है। अगर मोदी साहब को जरूरत होगी अगले इलेक्शन में तो वो दोबारा पाकिस्तान के बॉर्डर पर टेंशन कर लेंगे, क्योंकि वो एक एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट के साथ इलेक्शन लड़ते हैं, प्रो हिंदू सेंटीमेंट के साथ इलेक्शन लड़ते हैं, एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट के साथ इलेक्शन लड़ते हैं। और उनको पता है कि मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस को चला जाता है, आम आदमी पार्टी को चला जाता है, लेकिन वो BJP को नहीं मिलता। लेकिन चूंकि इंडिया में हिंदू अक्सरियत है और वो हिंदू सियासत करते हैं बेसिकली, और उसी लिए रिलीजियस हिंदू सियासत करते हैं। जी सरवर्दी साहब आप काइंडली मेरे साथ ही रहिएगा। जी NBC ये अतीक अहमद की किलिंग और इससे पहले करण थापर को दिया इंटरव्यू सत्यापाल साहब ने, जो कि मकबूजा कश्मीर के एक्स गवर्नर है, आई होप आपने उसको फॉलो किया होगा। उसके बाद जो मुतालबा करी है भारत में ऑपोजिशन कि माफिया रिपब्लिक है, ये एक मुल्क नहीं है, माफिया रिपब्लिक है। कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। इस मुल्क में, मतलब किस मुल्क में,
हिंदुस्तान में कहीं ना, हिंदुस्तान में अगर माफिया की हुकूमत है तो खबर नहीं मेरे लिए। और ख़ासतौर से गुज़िश्ता 2 टर्म जो गुजरे हैं मोदी साहब के, वो तो माफिया के चीफों के बन के बैठ गए। अब मतलब छोड़ें आप पाकिस्तान को भाई, वो जो हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं वो तो देखिए ना आप इलाहाबाद का नाम बदल के घटिया जहनियत, देखिए घटिया जहनियत, आप हिंदुस्तान का नाम इलाहाबाद का नाम का नाम बदल रहे हैं, आप टीपू सुल्तान को सिलेबस से निकाल रहे हैं, आप किले बरकरार रख रहे हैं, मसाजिद बरकरार रख रहे हैं अपने टूरिज्म के लिए, और मुगलों का नाम आप हिस्ट्री से निकाल रहे हैं। कहाँ हम लोग खड़े हुए, हम किस ख्वाब में रहते हैं? हिंदुस्तान बुनियादी तौर पर, अब पहले भी कहता था जब तक नेहरू डायनेस्टी थी कि वो बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो सेकुलर नहीं थे, लेकिन वो एक मुनासिब लिबरल अंदाज में चलते थे। ये तो खुल के सामने आ गए ना। अब मोदी के बाद जो लोग आएंगे, और अभी मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि मोदी की पार्टी को अभी भी अवामी मकबूलियत हासिल है, तो अमित शाह आएंगे ना या दूसरे लोग आएंगे तो ज्यादा बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। आपकी क्रिकेट टीम से कहा जाता है कि अगर हमारे यहाँ आना है तो अपने नक्शे से कश्मीर निकालो। आपको 5 अगस्त के बाद जो जवाब देना था वो आपने नहीं दिया, वो और फैल गए, वो और अकड़ गए। जनरल साहब बैठे लद्दाख में, जोर है, उनको पता है कि वहां तो वो जूतों से मारते हैं हिंदुस्तानियों को, हमने तो हाथ भी नहीं लगाया, हम तो डर के बैठ गए कि आज़ाद कश्मीर हमारे यहाँ से चला जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हिंदुस्तान से ताल्लुकात ख़राब करना, मैं बहुत बड़ा हामी हूँ कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात ठीक हो, लेकिन किस कीमत पर, किस बुनियाद पर। और सीतापाल मलिक जो हैं, ये उस वक्त कहाँ थे जब ये वाक़या हुआ था? उस वक्त इन्होंने क्यों एहतजाज नहीं किया, क्यों इस्तीफा नहीं दिया? ये बीजेपी की सफ़ों से निकाले गए हुए लोग हैं। तो अब ये अपने आप को कैश करा रहे हैं, हर आदमी कैश कराता है। अब ये किताब लिखेंगे, उसके बाद वो बिकेगी किताब, पैसे आएंगे। तो मुझे आई एम नॉट सीरियस अबाउट सीतापाल मलिक और एनी मलिक। जनरल साहब, मुझे इस पर आपके कमेंट चाहिए, फिर हम मजीद मौज़ूआत की तरफ बढ़ेंगे। कुछ दिन पहले ही मैं अपने प्रोग्राम में ये कोट कर रही थी कि भारत की करेंसी इंटरनेशनलाइज हो गई है और भारत अपनी मीशत पे बहुत इंटेलिजेंटली, कन्विंसिंगली काम कर रहा है। अब शायद आने वाले वक्त में डॉलर में और इंडियन करेंसी में ज़्यादा फ़र्क ना रहे, तकरीबन 15 से ज़ायद ममालिक में भारतीय अपनी करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जब हम ये वाले मामला देखें कि एक जर्नलिस्ट को दिए गए इंटरव्यू की बेस पे एक रिएक्शन हो और उसमें किलिंग हो, और ये तज्जिया, ये मौक़िफ़ आपके अपने लोगों का, आपके अपने मुल्क के अंदर है, ये आपके लिए कितना मानी रखता है? और सबसे अहम बात कि जब अटैक हुआ और इन एक्स गवर्नर के मुताबिक कि वो चाहते थे कि इसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर आए, और आया भी, और उन्हें इलेक्शंस में फ़ायदा भी हुआ, और अब तक हो रहा है। जी जॉन साहब। देखें, जो दोनों भाइयों ने बात की है, सुरवर्दी साहब भी और चुगताई साहब ने भी, वो बिल्कुल क्लियर उन्होंने ये बता दिया है कि इंटरनेशनल एरेना में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये कोई इंसाफ या लेवल प्लेइंग फील्ड या अखलाकियात की बात है ही नहीं। ये बुनियादी तौर पे ये बुनियादें ही नहीं है आपस में ताल्लुकात की, और जो बुनियादें हैं उन्होंने उनका जिक्र भी कर दिया। तो एक तो जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जहाँ पैदा करे। और उसके अलावा आपने अगर ताल्लुकात रखने हिंदुस्तान का, देखें पहले भी तो थे ही ना, इतने गिरावट पहले कभी भी नहीं हुई थी जितने पिछले चंद सालों में हुई है। उसकी वजह चुगताई साहब ने बता दी है कि हम किसी न किसी तरीके से खड़े हो जाते थे और कोई स्टैंड ले लेते थे, और फिर एटमी पावर को तो ये बिल्कुल दे भी नहीं देता कि वो डरती फिरे और छुपती फिरे कि वो ये इस पर कब्जा कर लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे। और आपने और भी कहानियां सुनी है। जी जलसा, तो मैं बस एक करना चाह रही हूँ कि मीडिया की और दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए इस इंटरव्यू से अतीक अहमद का मर्डर भी हुआ, आप इन दो कड़ियों को जोड़ते हैं आपस में? नहीं, ये हटाने के लिए तो नहीं है, तो मेरे ख्याल उसको और रिइंफोर्स करता है ना कि मुसलमानों के साथ उनका ये रवैया है अंदर भी, जैसे चुगताई साहब कह रहे थे, और हमारे बारे में भी वो जो बात करते हैं वो है। मेरा अपना ख्याल ये है कि देखें, एक तो ये इस किस्म की कोई शिकायत का कोई बुनियाद नहीं बनती कि वो तरक्की कर रहे हैं, उनके ये हो रहा है, उनकी करेंसी बन रही, वो करें, भले करें,
हमें ये देखना है कि हमने अपने ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ इस्तवार करने के लिए या उनको अपनी जगह पे रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। मैं उन लोगों के साथ बिल्कुल एग्री नहीं करता जो कहते हैं जी बिल्कुल अब तो हमारे घुटने लग गए हैं, हम तो अब किसी काम के नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। एक आप हो कमजोर और एक आप बोले कमजोर, इसकी तो कोई ये तो बनता ही नहीं है किसी भी तरीके से। तो आपको कितने मुल्क है दुनिया में जिन्होंने बड़े बड़े मुल्कों के खिलाफ अपने स्टांस पे कायम रहे? क्या आपने क्यूबा को नहीं देखा? वो बिल्कुल नजदीक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि सुपर पावर है। आपने और भी मालिक को देखा होगा, आपने नॉर्थ कोरिया को नहीं देखा कैसे खड़ा रहा, आपने ईरान को नहीं देखा कि पूरी दुनिया के खिलाफ कैसे खड़ा रहा। तो आप तो इन सब के मुकाबले में बहुत बेहतर मुल्क हैं। तो ये मेरी बहन सब कुछ इधर है, दिमाग के अंदर है। जब दिमागों के ऊपर लोग काबिज हो जाएं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये भी याद रखें, मैं चीज ऐड कर दूं गो के वो बनता नहीं है इस किस्म की बहस में बात, जिस दिल में खुदा का खौफ ना हो वहां दुनिया के खौफ जगह बना लेते हैं। तो अपने हुक्मरानों को मैं इस्तदा करूंगा, मेहरबानी करके खुदा का खौफ दिल में पैदा करें और जो आपके बहन भाइयों के साथ जुल्म सितम हो रहा है उसका दर्द महसूस करें। और ये बिल्कुल ना कहें कि हम कुछ नहीं कर सकते, कभी हमसे प्राइवेटली पूछ लें कि हम क्या कर सकते हैं। और जनरल साहब आप ये कह रहे हैं कि बनता नहीं है कहना, क्यों नहीं बनता कहना? कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि जो बातें बज़ाहिर नहीं उसकी वजह तो ये ना करनी पड़ती है। देखें, ये तो ऐसे ही है कि आपके पड़ोस में कोई बहुत अच्छा घर तामीर कर रहा हो और आप अपनी ईंटें खुद उखाड़ रहे हो और आप कहें देखो यार वो कितना अच्छा घर बना रहा है, ये तो मैं बिल्कुल दोबारा कहूंगा बिल्कुल नहीं बनता। आप अपना काम खुद करें ना, आप अपनी ईंटें खुद सीधी करें, अपने घर को सीधा करें। आप मुझे ये बताएं कि आपको कौन रोक रहा है? अब जबकि सऊदी अरब और ईरान में पैचअप हो गया कि फौरी तौर पे आपका वक्त गया है कोई ईरान में? जब आपको पता चल गया है कि वहां पर अफगानिस्तान में हुकूमत अब इस्तेकामत पकड़ रही है तो कोई गया है उनके साथ बात करने के लिए? हम तो अपने मतलब जो भारत तो चलो दुश्मन है ही, लेकिन हमारी खारजा पॉलिसी ने बाकी दुश्मनियां कौन सी कम की हैं? ये खारजा पॉलिसी का काम होता है दोस्तियां बढ़ाना और दुश्मनियां कम करना। फौज का तो काम जनरल साहब आपको लगता है कि जो वज़ारत खारजा की तरफ से जो खत है उसका कोई असर नहीं होगा जो उन्होंने लिखा है खत? जी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम तीनों इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में और बातें होती हैं जो काउंट करती हैं और ये बातें काउंट नहीं करती। गो कि इसका होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप बात भी ना करें और बुनियाद भी ना हो तो फिर तो अब हमारी प्रॉब्लम ये कि हमारे पास वो वेर विदौल नहीं है, वो हमारी पोजीशन नहीं है जो कि दुनिया हमारी बात सुने। वो पोजीशन बनाए तो फिर देखें दुनिया कैसे बात सुनती है। और वो पोजीशन सिर्फ मटेरियल से नहीं बनती। ये मैं आपको दोबारा मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें और फैक्टर्स भी हैं जिनका हमने दबे अल्फाज में जिक्र कर दिया। ठीक है, जिसमें मईशत एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है प्राइमरीली। जी मईशत तो है एक फैक्टर, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर। जी बिल्कुल। मईशत में कभी भी हम मेरा ख्याल बहुत कम ऐसे साल गुजरे होंगे कि हम मुकाबला कर सकते थे हिंदुस्तान के साथ। वो बड़ा मुल्क है, बड़ी आबादी है, बड़ा उनकी फौज है, बड़ा उनके पास एरिया है। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम तो बड़े आराम से 70 साल तक उनकी आंखों में आंखें डाल के खड़े रहे। ये आंख हमने झपकी है अभी पिछले चंद सालों में। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद जी। मुज़म्मिल सरवर्दी साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, थोड़ा डोमेस्टिक इशूज़ के बारे में बात करते हैं। सियासी बहरान के हल के लिए जमात इस्लामी मुज़ाकरात कर रही है, PTI की रिप्रेजेंटेशन भी हो रही है, लाहौर में मुलाकातें भी हुई हैं, ये कितना बाअसर साबित होगा? मेरे नहीं ख्याल में कोई बाअसर साबित होगा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की सियासी लड़ाई में इस वक्त बातचीत की कोई गुंजाइश है। इसमें सिर्फ हार जीत की गुंजाइश है। एक तरीक ने जीतना है, एक ने हारना है, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात मुज़ाकरात से आगे चली गई है। और मुज़ाकरात जब तब होते हैं जब फेयर कॉन्टेस्ट हो, मुज़ाकरात तब होते हैं जब वो रूल्स ऑफ द गेम हो, मुज़ाकरात तब होते हैं जब आप एक दूसरे को एक एंटिटी के तौर पर, एक स्टेक होल्डर के तौर पर, एक प्लेयर के तौर पर माने। जब एक फरीक दूसरे को ना माने और उसको कोई रूल्स ऑफ द गेम ना रह जाए तो उसके बाद मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं रहती। मैं समझता हूँ ये आई वॉच था। जो मेरे पास है इतलात, शहबाज शरीफ साहब को जब सिराजुल हक साहब मिले हैं तो शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें साफ बता दिया है कि मौलाना फजल रहमान साहब हमारे PDM के जो सरबराह हैं
वो इमरान खान साहब से कोई बातचीत करने के हक में नहीं है। और अगर आपने कोई बातचीत करनी है तो आप जाके मौलाना फजल रहमान को पहले मना लें। मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, वो पीडीएम के सरबराह हैं। ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने सिराजुल हक साहब से कहा कि इलेक्शन पर बातचीत करने के लिए वो तैयार हैं, और इसके लिए वो अपनी एक बी क्लास लीडरशिप की कमेटी बना देते हैं जो करे। लेकिन मेरे ख्याल में ये खेल इमरान खान साहब ने बहुत दफ़ा खेला है कि वो अपनी बी क्लास लीडरशिप को मुज़ाकरात के लिए आगे कर लेते हैं और बाद में फिर खुद जो है उसमें जो अपने दूसरों को चोर डाकू और इस तरह के कहने वाले नैरेटिव पर बरकरार रहते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस सारी एफर्ट का जमात इस्लामी को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा और बात मुज़ाकरात से कोई हल नहीं हो सकता। यहाँ एक ने एलिमिनेट होना है, एक ने जीतना है, एक ने हारना है। हमें ये कॉन्टेस्ट इसी तरह देखना होगा। जी, और एनबीसी में मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है इस पूरी सूरत हाल में, क्या जमात इस्लामी क्या वो सियासी कद है? आई एम सॉरी, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, क्या जमात इस्लामी की वो पीआर और पोजीशन है कि वो इतने क्रूशल अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल सूरत हाल में रोल प्ले कर सके? ये आपको कन्विंस करता है कि जमात इस्लामी मसालत करवा सकती? आप मुझे ये कहना चाह रही हैं सॉरी कि जनवा टॉक्स में जैन नूरानी साहब का कोई कद नहीं था। वो हमारे वजीर खजाना खारजा थे और एक बहुत नॉर्मल से शख्सियत थे, लेकिन वो मुआहदा करके आए। उसके बाद हर जो हुआ वो देखें आप। जमात इस्लामी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है जिसके बाकायदा इंतखाबात होते हैं, वाहिद पार्टी है जो अपने इंतखाबात कराती है। मेरा शदीद इख्तलाफ है जमात इस्लामी से, क्योंकि मैं उनको नहीं समझता कि उन्होंने कराची के साथ कोई इंसाफ किया हो। कराची में जो कुछ हुआ वो कहने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ज़िया-उल हक के बाद जमात इस्लामी को निकालना, जमात इस्लामी को हटा दूसरी पार्टी को लाना वगैरह वगैरह। लेकिन जमात का ये इक़दाम बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। छोटा सही, छोटा कदम सही, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा कदम बन सकता है। ये अगर इमरान खान साहब मुज़ाकरात पे तैयार हो, अगर इमरान खान साहब जमात इस्लामी की तजवीज़ करता बाद अज ईद APC में शिरकत पर तैयार हो जाएं। लेकिन इमरान खान साहब का अगर आप रिकॉर्ड निकालें तो वो बड़ा अजीब व गरीब है। गिलगित बल्तिस्तान पे आर्मी चीफ एक मीटिंग बुलाते हैं, आप आते हैं, बड़ा वाले कमरे में बैठ जाते, शिरकत नहीं करते आप अपोजिशन के साथ। और जब भी मुज़ाकरात, मुझे याद है बिलावल ने कहा आप कोरोना के ज़माने में कि प्राइम मिनिस्टर आप लीड करें, पहली बार उसने प्राइम मिनिस्टर कहा था, प्राइम मिनिस्टर आप लीड करें, हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे चलेंगे। कहते चोर डाकू हैं। जब भी मिसाक़ मईशत की बात आई वो जुमला आ गया, चोर डाकू हैं। अभी भी वही चल रहा है। अभी भी सिराजुल हक से मुलाकात के बाद यही कहा गया था कि मैं तो बात नहीं करूँगा, मैं अपनी टीम भेज दूँगा। दूसरी ये कि अगर APC में इमरान खान नहीं आते हैं तो फिर OPC बेकार है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जमात इस्लामी चाहती है कि मई के बाद और अक्टूबर से पहले इंतखाबात हो जाएं। वो अगस्त में जाना चाह रहे हैं इंतखाबात में, तो बजट कौन पेश करेगा? बहुत सी। अच्छा, मुझे एक दुख की बात ये मेरे लिए कि सुप्रीम कोर्ट जो एक सालिसी है, हमारी सालिसी थी, वो अपना सालिसी का करेक्टर खो चुकी है। वो अफसोस की बात है, मैं बहुत माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, वो सालिसी का किरदार खो चुकी है। अगर ये मसला जो अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, लाहौर हाई कोर्ट का था, इन्होंने टेक ओवर कर लिया। मुझे बाज़ औक़ात हैरत होती है कि हम कैसे कैसे फैसले कर जाते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का केस आपने टेक ओवर कर लिया। और टेक ओवर क्यों किया कि एक CCPO के ट्रांसफ़र पर के दौरान मुकदमे पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मेरे पास तो इंतखाबात के मसाइल नहीं है, मैं तबादला कैसे कर सकता हूँ। उस पर उसको नोटिस हो गया। अब सवाल पैदा ये होता है कि आप पार्लियामेंट में कहाँ घुस गए? पार्लियामेंट के अपनी रिक्वायरमेंट है, पार्लियामेंट के अपने प्रोटेक्शन है उनका आइन के अंदर कि आप उनके लॉ को, और लॉ है ही नहीं। अव्वल तो बात ये है कि वो कानून है ही नहीं जिसको आप कलअदम कर रहे हैं। आप अदम को कलअदम कैसे कर सकते हैं भाई? एक तो बात ये, तो बहुत दुख होता है, बाज़ औक़ात बहुत दुख होता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी किस किस तरह नाकाम हुई माजी में। मौलवी तमीज़ुद्दीन खान से शुरू करें। बताइएगा कि आप जमात इस्लामी की तारीफ तो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनका साइज़ अच्छा है, वाहिद जमात है जिसमें इंतखाबात होते हैं, लेकिन वो
ऐसा क्या कर पाएंगी जो इसहाकडार और फिर नहीं, वो अलवी की मैं कोशिशें ये नहीं नहीं कह कर रहा। पाई, या सिविल सोसाइटी बतूल आप की बतूल आप गलत समझ कोशिशें नहीं रही कर हैं। पाई, वो ऐसा क्या कर मैं पाएंगी ये फिर? नहीं कह रहा कि वो कुछ कर पाएंगी। मैं कह रहा हूँ अच्छा कदम है जो नाकाम हो सकता है, हम्म। जो नाकाम हो सकता है। नाकाम होगा किसी की जिद की वजह से, किसी की अना की वजह से। जरदारी साहब ने पार्लियामेंट में क्या कहा? ये कहा ना कि अगर इमरान खान को मुज़ाकरात करने हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के पास है। फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान से बात हम नहीं कर सकते, हम उनसे दरख्वास्त नहीं करेंगे कि हम इंतखाबात की तारीख दें। इमरान खान साहब कहते हैं मैं इनसे बातचीत क्यों करूं, ये चोर और डाकू हैं। तो हम तो बकौल फजलुर साहब के अपनी ईंटें खुद उखाड़ रहे हैं। और मैं एक छोटा सा वाकया बता दूं आपको कि अभी चंद रोज पहले जस्टिस मारकुंडे एक साहब होते हैं हिंदुस्तान में, वो बड़े एक्टिव हो गए पीटीआई के हक में। और ऐसी की तैसी, और पार्लियामेंट ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, गैर कानूनी करारदाद पार्लियामेंट की। और पीटीआई वाले पागल लोग उसको ट्वीट रीट्वीट एक टू टू मैंने लिखा उसके ऊपर, मैंने कहा भाई ये बंदा पकड़ो, कौन है, इसकी प्रोफाइल तो चेक करो, ये कौन है ये। फिर मैंने साहब से कहा पीटीआई के कि आप लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, ये सोशल मीडिया कर रहा है। मैंने फिर लिखा कि ये बंदा जस्टिस मारकुंडे जद्दी पुश्ती पाकिस्तान दुश्मन है। ये इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, जो पहले प्रेसिडेंट था, अब सरप्रस्त है पाकिस्तान, हिंदुस्तान और जी। बांग्लादेश को भारत माता की साथ फिर मिलाना है। और ये तो अभी एक रूटीन का मैटर है कि इंडिया में ऐसे लोग इमरान खान की बहुत तारीफ कर रहे हैं, जो नहीं, अमेरिका में भी जो है बहुत ज्यादा एंटाई। खालिद जी ज़ल्मेज़ाद, जी बिल्कुल, वो भी अफगानिस्तान, जी बहुत जो उछल रहे हैं वो अफगानिस्तान भी। में सर्व कर रहे थे। तो ये चीजें हमें अपनी टेम खुद उखाड़ना है। बहुत उम्दा जुमला है जनरल लेकिन साहब का एनबीसी आपका कि आर्ग्यूमेंट बहुत वैलिड है कि किसी की जिद की वजह से मुज़ाकरात खराब हो सकते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ, जब दोबारा आपकी तरफ आऊँगी तो मजीद वजाहत कीजिएगा। जनरल साहब, अली जैदी को पकड़ लिया, बार बार जेल में डाल रहे हैं इनके लोगों को। 120 या 121 मुकदमात हैं, उनकी ज़मानतें ले रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान जाके। तो गवर्नमेंट को करने की क्या ज़रूरत है? शाह महमूद कुरैशी भी ये कहते हैं कि आप, इसका मतलब है कि करना ही नहीं चाहते मुज़ाकरात, आप तो हमें पकड़ पकड़ के जेल में डालते हैं, मैं खुद आए दिन पेशियाँ भुगतता हूँ। ऐसे कैसे होगा जनरल साहब? जी देखें, बात ये है कि ये तो एक साइकिल है, एक दायरे में हम चल रहे हैं कि जब मेरी बारी आएगी तो आप अंदर, जब आपकी बारी आएगी तो मैं अंदर। और ये तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन बड़ी हैरत अंगेज बात है कि किसी को परवाह नहीं है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है, अवाम के साथ क्या हो रहा है। मैं तो इन दोनों भाइयों के मुकाबले में साफ ज़ाहिर है ना तो कोई सियासत में ज़्यादा शुद्ध रखता हूँ, ना मैं कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पे बात कर सकता हूँ। अलबत्ता एक दो बातें मैं ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो ये कि हमें अपने ध्यान में ये ज़रूर रखना चाहिए कि जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, चाहे जो भी हैं, इमरान खान उनकी पर्सनैलिटी में जो खराबियां जो अच्छाई हैं, दूसरी तरफ भी हमें पता है कि जितने साधु बैठे हुए हैं, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उनके साथ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है। मतलब ये कि अगर एक पार्टी 50% भी क्लेम करती है तो बाकी 13 पार्टियां अगर बाकी 50% को बांट भी लें आपस में तो बात नहीं बनती। तो इतनी बड़ी फॉलोइंग को आप विश्व नहीं कर सकते, भले आपको इमरान खान अच्छे ना लगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जब आप बात ही ना करें, वो किस शायर ने क्या कहा था कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बहाम ना हो। जब आप बात ही नहीं करेंगे तो पता क्या चलेगा कि मेरे दिल में क्या है और आपके दिल में क्या है। ये जो आप जमात इस्लामी वाली बात कर रही थी, वो वजह ये है कि पहले जो आर्बिट्रेटर्स होते थे, अब उनकी वो तौकीर रह नहीं गई। उनका नाम भी हम ले सकते हैं, जो हायर जुडिशरी थी या आर्म फोर्सेस थी, आर्मी थी, अब वो अपनी वो मॉरल स्पेस खो बैठे हैं, जिसकी वजह से ना तो चीफ जस्टिस इनमें कोई सुलह सफाई करवा सकते हैं, ना आर्मी चीफ सुलह सफाई करवा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ उंगलियां उठाई जा रही हैं ऑपोजिट तरफ से। तो हालात बहुत खराब है। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा इतनी डिवीजन सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, इवन मतलब इकोनॉमिक्स के अमूर के ऊपर। आप पॉलिटिकल डिस्कशन तो अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको रियल पावर सेंटर की तरफ ले जाती हूँ, वो शायद आपको रेलेवेंस लगे। तो अब मुझे बताएं कि क्या ऐसा होने जा रहा है हमारे मुल्क में कि अब जो रियल पावर सेंटर है वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं रही और वो जुडिशरी बनती जा रही है? जी अभी तो नहीं बन पाई। अगर जुडिशरी अपने अंदर अपना एका रखती तो जरूर वो शायद ये जगह अक्वायर कर लेती, बल्कि बड़ा मौका था उनके पास, बहुत मौका ये अपना मकाम अक्वायर करने का। लेकिन देखिए ना, बात ये है कि मैं आपको 4 बुनियादी जो खामियां हैं वो बता देता हूँ, जो मेरी नज़र में है, मैं उस पर मुसर नहीं हूँ। पहली बात तो ये है कि तमाम अदारों को अपने दायरे में रहना चाहिए।
और वो दायरा अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। कुछ मालूम है, कुछ ना मालूम भी है। जैसे अभी ये जो चपकलिश हो रही है जुडिशरी और एग्जेक्टिव के दरमियान या गवर्नमेंट के दरमियान, ऐसा लगता है कि जैसे दोनों को आइडिया नहीं है कि जी मेरा दायरा कहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा तो अभी अगर पहले सुप्रीम कोर्ट के पास चेक करने जाया करते थे कि दायरे कहाँ पर खत्म हो रहे हैं, अब वो भी एक मसले में पैदा हो। अच्छा, पहले खराबी हमारे पूरे ओवरऑल पॉलिटिक्स में ये है कि जो इदारे हैं अपने अपने दायरे में नहीं रहते। दूसरा ये है कि खुद पॉलिटिकल पार्टीज में कोई जमहूरियत नहीं है। वहां पर या तो मौरूसियत है या आप शख्सियत परस्ती है, अगर मैं कहूँ कल्ट है कि एक बंदा जो कहे बस वो सही है, गलत भी कहे तो सही है। दूसरा ये कि मेरी बेटी, मेरा बच्चा, मेरे भतीजे आगे पीछे, बस ये दूसरी खराबी है। तीसरी खराबी ये है जुडिशरी की, जो मैं बरमला कहता हूँ कि जब तक आप, ठीक है आपको लेटर एंट्री की इजाजत है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये किसने कहा था कि 98-99% आप लेटर एंट्रीज लेकर आए? भाई एक कार्डर बनाए जुडिशरी का, नीचे से लोग मेहनत करके ऊपर आए और जो अच्छे फैसले करें, जिनके फैसले अप होल्ड हों, उनको आप ऊपर हायर दें, उनको प्रमोशन दें और वो जज बनकर आए, वो फिर ऐसे जज हों। अब ये क्या, कल वो मेरा वकील था, आज वो जज बन गया है, तो अब वो मेरे खिलाफ कैसे फैसला देगा? इनमें से आधे जजेस ऐसे हैं कि आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, वो कौन से हाउसेस से आए हैं और वहां पर किन के जजेस थे, किसके वो वकील थे। तो मेरे ये थी। और चौथी बात आपसे मुतल्लिक है, जो कि आप तीनों हजरात से, और मुझे माफ कर दीजिएगा, और वो मीडिया। मीडिया के ओनर्स की पॉलिसी के बजाय मीडिया को सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी आप ऐसे भाई ले आती हैं जो कि बात करने में वो परेशान नहीं होते, लेकिन मुझे और आपको रोज नजर आता है कि ये वाला चैनल ये बात कर रहा है, एक ही बात कर रहा है, दूसरी बात कुछ सिर्फ इमरान खान के पीछे लगे। तो ये चार चीजें जब तक नहीं होती उस तक नहीं, माफी की बात नहीं है। आप वो ओवरऑल मेरे प्रोग्राम में मैं इतनी पावरफुल जरूर हूँ कि अपने प्रोग्राम में ये नहीं करूँगी, बाकियों की मैं जिम्मेदारी नहीं जी। मैं देख रहा था आप डांट रही थी अपने स्टाफ को, आप पावरफुल काफी नजर आती है मुझे जी। मैं उनको कहती हूँ, मैं अपने स्टाफ को कहती हूँ कि वक्त जाया नहीं करें और वक्त पे काम करें। तो मैं इसलिए, अगर आपको लग रहा था कि मैं डांट रही हूँ, मैं एक यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद। एक नया एंगल इसमें शामिल करते हैं और उसके बाद टीटीपी के हवाले से भी बात करेंगे। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त स्टेट बैंक को नहीं कह सकता कि आप फंड्स जारी करें और वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता, ब्यूरोक्रेसी का भी ये फीडबैक है, तो फिर पैसे कैसे आएंगे? फिर ये कैसे होगा अगर ये सुप्रीम कोर्ट का पावर नहीं है कि वो बराह रास्त पैसे निकलवा सके? पाकिस्तान का सबसे बड़ा आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 63A में रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, उसने पाकिस्तान को शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो सू मोटिव लिया, उसने पाकिस्तान को शदीद आइनी बहरान में मुब्तला किया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को खुद को रीविजिट करने की ज़रूरत है कि उसको आइन और कानून के दायरे में काम करना है, क्योंकि अगर किसी मुल्क का सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के दायरे में काम ना करे तो फिर कहाँ चले जाएं और किससे शिकायत करें। तो अगर जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के दायरे की खिलाफ वर्जी की है पिछले कुछ हफ्ते में, उसके करेक्शन के बगैर पाकिस्तान में इस्तेकाम या नहीं आ सकता, मैं समझता हूँ। लेकिन अफसोस कि हमारी जुडिशरी तो आज तक भुट्टो का रेफरेंस सुनने के लिए दोबारा तैयार नहीं है कि हिस्ट्री करेक्ट हो जाए, और हमारी हिस्ट्री जितने भी जुडिशरी ने गलत फैसले किए हैं वो उस पर भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने आमरों को आइन में तरमीम करने की इख्तियार दिया। ये हमारे वजीर कानून ने तो माफ़ी मांग ली कि उसने गलत वोट दिए हैं। इस मुल्क की अदलिया में इतनी जरूरत है कि वो माफ़ी मांग ले कि उसने गलत वज़ीर आज़म को निकाला है और वो सब कुछ और आमरों को तौसीक दी है। लिहाजा हमारी जुडिशरी जो है उसका कोई ऐसा ना अच्छा मादी है ना हाल है, और यही पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह है इस अदम इस्तेहकाम की।
बहरहाल मैं समझता हूँ कि पैसे सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ना दिए जा सकते हैं, ना दिए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार नहीं है। क्या वो कल पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है उसके प्रेस मैनेजर को बुला के कहेंगे कि 21 अरब के नए नोट छाप कर तो इलेक्शन कमीशन को कैश ट्रकों में पहुंचा दो? मुल्क का कोई निज़ाम है, इस मुल्क की कोई पार्लिमान है, इस मुल्क की कोई हुकूमत है। ये अदलिया तो CCPO के तबादले करने में इंटरेस्टेड नजर आ रही है ज्यादा, कि मेरी मर्जी का अफसर कहाँ लगेगा। कभी अदलिया को ये इंटरेस्ट हुआ है कि किसकी पोस्टिंग कहाँ है? आप अदलिया के पास ये तो जा सकते हैं कि मुझे नौकरी से गलत निकाला है, मुझे मुअत्तल गलत किया गया है, मेरी इंक्वायरी ठीक नहीं हुई है। कभी आप कोई स्पेसिफिक पोस्टिंग लेने भी अदलिया के पास जा सकते हैं कि नहीं मुझे IG लगाया जाए, मुझे चीफ सेक्रेटरी लगाया जाए, मुझे CCPO लगाया जाए। इसका वो आर्गुमेंट ये दे सकते हैं मुजम्मिल सरवर्दी साहब कि ये उनका इस्तेकाक था, उस वक्त सू मोटो लिया जा सकता था, उस वक्त ले सकते थे तो ले लिया, वो चाहे जिस मर्जी इशू बने। नहीं ले सकते। जब हाई कोर्ट में मामला जेरे समाअत है, चीफ जस्टिस नहीं ले सकते। यही तो 4 जजों ने कहा है कि जब निचली अदालत में इस तरह तो कोई कहीं ट्रायल हो रहा होगा कत्ल का, सुप्रीम कोर्ट उठा के सू मोटिव में ट्रायल अपने पास ला के सजा दे देगा कि मैंने सू मोटिव ले लिया, अब ये कत्ल का केस मैं सुनूंगा। जब कोई केस नीचे सुना जा रहा है, किसी ऊपर वाली अदालत के पास ये हक नहीं है कि उसको अपने पास ले आए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बुनियादी इंसाफ का असूल तोड़ दिया, तो फिर कहीं कोई असूल कायम नहीं रहेगा, कोई रूल्स ऑफ द गेम रहेंगे ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई रूल्स ऑफ द गेम मानने को तैयार नहीं है। उनको क्या जल्दी है कि एक चीज उनके पास 15 दिन बाद अपील में आ जानी है, वो 15 दिन पहले अपने पास लेना चाहते हैं। क्या जल्दी है? एक जमात की सहूलतकारी है, एक जमात को जल्दी है, लिहाजा चीफ जस्टिस को जल्दी है। मुझे नहीं समझ आती जल्दी के 90 दिन में तो अब भी इलेक्शन नहीं हुए, उस सू मोटिव का फायदा क्या हुआ? वो यहाँ तो 90 दिन में करा लेते, या आपके पास रूटीन में केस आएगा, या लोग 20-20 साल बेगुनाह जेलों में रहते हैं, आप सू मोटिव ले लेते हैं, जी आप उनको बरी कर देते हैं। मुजम्मिल सरवर्दी साहब, 50,000 पेंडिंग केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट की, अपने उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ज्यादा है। और सर ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बता रही हूँ मैं, और सिर्फ इनके सबसे बड़े काजी ने उस दिन जूता पहना हुआ था, वो 2,80,000 रुपए का था। किसने पहना हुआ था? मुल्क के सबसे बड़े काजी ने, चीफ जस्टिस ने। अच्छा मुझे ये नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। और उनके जूते तो मैंने कभी भी नोटिस नहीं किए कि जूते उन्होंने क्या पहने, छपे सब सामने आ गया। अच्छा तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, अवाम की अदालत में मुल्जिम के तौर पर खड़ी है जी। मुल्क का सबसे बड़ा मुंसिफ इस वक्त अवाम की अदालत में खड़ा है और लोग सवाल कर रहे हैं उसके इंसाफ पर, किसी को पसंद हो या ना पसंद हो। लेकिन सूरत हाल यही है कि जब एक बेंच को 70 केस मिलेंगे और सीनियर मोस्ट जजेस को साल में 3 केस मिलेंगे, तो हमने अफसरों को OST होते तो देखा है। ये पहली दफा हमने अदलिया में सीनियर मोस्ट जजेस को OST होते देख लिया है कि आप उन्हें केस ही नहीं देते सुनने के लिए, उन्हें किसी बेंच में शामिल ही नहीं करते। वो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उसने अगला चीफ जस्टिस जी। आपका जवाब आ गया सरवर्दी साहब जी। NBC बताइएगा कि इस डिवीजन के साथ जो कि हर इदारे में ही है, हमने पिछले 1 साल में अचीव क्या किया है? पीपल्स पार्टी के लोग सेलिब्रेट तो कर रहे थे कि 1 साल पहले अदम एतमाद लेके आए, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? अदम एतमाद बड़ा कंट्रोवर्शियल मसला था, मैं तो इसके खिलाफ था, बिल्कुल सच्ची बात ये है। और मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरा करे, पहला प्राइम मिनिस्टर और पहली असम्बली हो तो 5 साल। लेकिन बहरहाल अदम एतमाद आ गया। उसके बाद भी मौका था इमरान खान साहब के पास कि वो थोड़ा सा बिहेव करते और मामलात को चलने देते, जैसा कि जनरल साबिक आर्मी चीफ ने भी कहा और लोगों ने भी बताया हम लोगों को कि ये तय हो गया था कि हम अगस्त से पहले असम्बली तोड़कर इंतखाबात करा देंगे। और लेकिन पैगाम गया था कि इमरान खान लॉन्ग मार्च ना करें, वो लॉन्ग मार्च पे उतर आए वो। तो उन्होंने कहा ठीक है अब चल लेना मामलात को, वो चले गए। तो अपनी अपनी गलतियाँ होती है। कोर्ट की जहाँ बात कर रहे हैं, तकसीम की आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अभी फौज इतनी तकसीम नहीं है जितना हम जिक्र करते हैं। ज़्यादा बड़ी तकसीम जो है वो सियासतदानों में है और अदलिया में हो। या अदलिया में बदकिस्मती की बात है, सियासतदानों में तो एक नेचुरल बात है, होनी चाहिए अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस होनी चाहिए। लेकिन मुझे हैरत ही होती है कि एक जूनियर जज आईनी पिटीशन देख रहा है, मुल्क का मुकद्दर का फैसला कर रहा है, मुल्क के इंतखाबात के
3 जज फैसला कर रहे हैं जो जूनियर हैं, और सीनियर मोस्ट जज जो है, जो आने वाला चीफ जस्टिस है, वो एक जायदाद के बंटवारे का फैसला कर रहा है दूसरी कोर्ट में उसी वक्त बैठा हुआ। ये बहुत हर्ट करता है। जब इंसाफ इस जगह पहुंच जाए तो वो इंसाफ नहीं रहता। अब मैं आपको मिसालें देना नहीं चाहता, लेकिन ठीक है, जिया का ज़माना छोड़ दें आप, सब आज का ज़माना देख लें ना। अदालत ने क्या किया, जस्टिस अजमत सईद का फैसला था कि पार्टी लीडर ही पार्लिमानी पार्टी को काबू करता है, उसको कंट्रोल करता है जी। इस अदालत ने उसको चेंज किए बगैर, उस फैसले को तब्दील किए बगैर ये फैसला दे दिया कि ये पार्लिमानी लीडर सब कुछ है। जब कहा गया कि ये तो वहाँ तो ये कहा गया था, उनका वो दूसरी बात थी। फिर जो सारा ज़्यादा संगीन बात हुई, वो लिखा हुआ है कि अदालत आइन लिख नहीं सकती, आइन की तशरीह कर सकती है। आपने 63A में आइन लिख दिया कि इसका मतलब ये हुआ कि उसके वोट भी शुमार, वो डिस्क्वालीफाई भी होगा और उसके वोट भी शुमार नहीं होंगे। फसाद वहाँ शुरू होता है इस मुल्क के अंदर जी। जो अनारकी फैली है वो वहाँ से फैली है। तो जानते होंगे अभी पंजाब में 63A को रिवर्स कौन करेगा या इस पे क्या रिविजिट करेंगे? फुल बेंच करेगी ना। मैं आप फुल बेंच तो लेकर आइए। करना चाहता हूँ जी, मुझसे करना चाहते हैं जी। अब कोई आसान सवाल कीजिएगा जी, बताएं। अगर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल ये ऑर्डर कर दे आर्मी चीफ को कि इंडिया पर हमला कर दें, तो क्या वो मैंने लिखा था इसको, बाइंडिंग होगा? मैंने लिखा था कि अगर कल ना, कोई, मेरा ख्याल है कि मुझे यकीन है, मेरा ख्याल है ये नौबत अभी तक नहीं आई है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। नहीं, क्या वो हुक्म बाइंडिंग होगा आर्मी चीफ पर कि वो फौरी तौर पे, चूंकि कोर्ट ने कह दिया है, तो वो इंडिया पर हमला कर दें? मुझे एक बात करने दें, कह दें कि आप एटम बम चला दें तो अच्छा, वैसे मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, इलेक्शंस करवाना और एटम बम चलाना आपके नजदीक एक ही लेवल के, मुझे ये बहुत मजे की बात लग रही है। मैं इख्तियारात की बात कर रहा हूं ना। क्या इसका जवाब मैं दे देता हूं जो पूछ रहे हैं जी। आपने जो सवाल किया उसका मेरे नजदीक जवाब है नहीं। उनके इख्तियारात नहीं, जवाब है जो जूरिस्प्रूडेंस में जो उनके इख्तियारात से बाहर हैं चीजें, उस पर वो फैसला देने लग जाएंगे, तो क्या उन पर वो ऐलाने जंग नहीं कर सकते? सादा तो सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसे अहकाम देगा जो वो आईनी और कानूनी तौर पर नहीं दे सकते, तो क्या उन पर अमल फौरन हो जाना चाहिए? सादा सवाल है जी। बिल्कुल, आप जैसे हमारे मुल्क में हर इदारा अपनी अपनी तशरीह कर रहा है और जो मिसाल आप दे रहे हैं उसमें तो अमल दरामद नहीं हो सकता। लेकिन जनरल लोधी साहब कुछ कहना चाहे। जी जनरल साहब। जी, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट की ये जो पावर है कि किसी भी वो इंस्टीट्यूशन को अपने जो उनकी वर्डिक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कह सकती है, और इस किस्म के काम नहीं कह सकती जिसके जैसे मसाले दी जा रही है जंग, वो तो कोई मुकदमा आएगा। हाँ जी। लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ, अगर ऐसा खुदा न खास्ता ऐसी कोई नौबत आई तो आपके तारीखी तज्जिया याद किया जाएगा। एक चीज कहना चाहता हूँ मैं आपको, एक चीज ये जो होते हैं ना अहकामात, इस सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूँ। सोहरवर्दी साहब जी, ये जुडिशरी ने फैसला किया कालाबाग डैम बनाए। हमारे 3 सूबों की करारदादें हैं कि कालाबाग डैम ना बनाया जाए, और जुडिशरी ने फैसला दे दिया है कि कालाबाग डैम बनाया जाए। अब आप बताएं कि हम 3 सूबाई असेंबलियों की करारदादों को माने या जुडिशरी का वो फैसला मानकर कल कालाबाग डैम बनाना शुरू कर? बट द पॉइंट इज कि करारदादों की, कुछ करारदादों की अहमियत, आईनी हैसियत ही नहीं होती जो हमने देखा है। बहुत इम्पोर्टेंट है बतूल जी। एनबीसी की करारदादें बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्हें ये ना समझे, वो सेंस ऑफ प्रोविंस है। देखिए जनरल मुशर्रफ, जनरल साहब जानते होंगे बहुत अच्छी तरह, जनरल मुशर्रफ ने बहुत कोशिश की, मैं पर्सनली जानता हूँ कि उस शख्स ने कितनी कोशिश की कि कालाबाग डैम पर मुतफ़िक कर ले सबको। हैदराबाद सिंध में वो 6 घंटे बैठा है कौम परस्तों के साथ, मैं वहाँ मौजूद था, सारे दलाइल आ गए, सब कुछ आ गया, 6 सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। नहीं बन सका कालाबाग डैम जिस चीज पर। अच्छा, कौमी इत्तेफाक राय यहाँ तो आपको नजर आता है कि नहीं है कालाबाग डैम के ऊपर, उस पर अगर कोई कोर्ट हुक्म देती है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ होता है। लेकिन उसके लिए कोर्ट पे एतबार होना भी तो जरूरी है। उसमें कोर्ट क्यों करेगी भाई कालाबाग डैम? अगर डिस्क्रेडिट हो गया एक इदारा तो वो तो जरूर जवाब देगा जी। आप तौहीन अदालत की दरखास्त दें, क्योंकि कोर्ट कह चुकी है कि कालाबाग डैम बनाया जाए। सुबह तौहीन अदालत की सजा दें, वज़ीर आज़म को नाअहल कर दें,
कि उसने अदालत के फैसले के बावजूद कालाबाग डैम नहीं बनाया। बतूल एक बात सुने। जी जी सरवदी साहब एनबीसी को ऐड करें। जी ये उमर बंदियाल साहब का जनरल फैसला साहब ने बिल्कुल सही कालाबाग कहा डैम बनाया जाए कि जो मैं आप लोगों को अदालत सिर्फ के ये रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम मैं चाहती हूँ एयर हो जाए। मैं बात सुन बस हो अब आप जाएगा लोग जनरल समझ साहब ने आए। जी फरमाया कि दायरा कार अदालत का जो होता है वो उसी में जाती है। अब मैं सीसीपीओ की फिर मिसाल दूंगा आपको। सीसीपीओ का ट्रांसफर केस, फर्ज करें मैं मुसम्मी नासिर बिरचुगताई साकिन कराची जाता हूँ इस्लामाबाद, एक पिटीशन फाइल करता हूँ कि मकबूजा कश्मीर में मजलूम मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है और 5 अगस्त के वाक़े के बाद हुकूमत ने अब तक कोई इक़दाम नहीं किया है उनको बचाने का। आपकी क्योंकि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, लिहाजा आप पर जिम्मेदारी आयद होती है कि आप हुक्म दें कि मकबूजा कश्मीर को हासिल किया जाए। तो अदालत तो ज़ाहिर कार्रवाई करेगी भाई, दायरा कार है अदालत का, बिल्कुल बनता है। या आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, वो वहाँ बहुत आजकल मसाइल चल भी रहे हैं, वहाँ चले जाएं, वहाँ जा सकते हैं। तो फिर क्या होगा उसके बाद? तो मेरा ख्याल ये, मैं जस्टिस उमर अत्या बंदियाल का बड़ा एहतराम करता हूँ। उनका एक जुमला है, कोट कर लूँ, जनरल साहब सुनिएगा। जी। फैसले ऐसे होने चाहिए जो काबिल अमल भी हो। बात खत्म। पर यही बात मैं करने वाला था। तो ये तो फिर आपने सरवदी साहब के सवाल का जवाब भी दे दिया। हाँ जी, मैं ये बात करने वाला था कि देखिए फौज में सबसे ज्यादा ऑर्डर फौज में चलता है और जो अंडर कमांड आपके होते हैं वो बिल्कुल आपको यस सर, ऊपर नीचे, इधर जाओ उधर जाओ मानते हैं। अगर मैं अपने 2 सिपाहियों को ये कहूँ कि ये दरख्त उठा के उधर रख दो और वो मुझे पता हो कि 20 से कम लोग उसको उठा नहीं सकते, तो वो अगर ना उठा पाएंगे तो फिर मैं क्या कहूँगा कि भाई तुमने मेरी हुक्म अदूली की है। तो मुझे हुक्म देते वक्त भी देखना होता है कि जो मैं हुक्म दे रहा हूँ, एक तो वो जायज़ हुक्म होना चाहिए, दूसरा ये कि वो हुक्म काबिल अमल होना चाहिए, जो जैसे बता रहे हैं चुगताई साहब। लेकिन असल बात ये है बहन, सारा ऑल साइड एंड डन, कि जो सिर्फ हालात हैं, अगर इनको ना संवारा गया, और मेरे मुंह में खाक जो मैं बात कहने वाला हूँ, अगर इनको ना संवारा गया तो फिर जिनके हाथ में लाठी है फिर उन्हीं की भैंस होगी। ये मैं बता दूं, ये भैंस फिर किसी और के हाथ में नहीं बिल्कुल ऐसी सूरत हाल में फिर वही लोग, अफराद या इदारे फ़ायदा उठा सकते हैं जिनको वो गैप फिल करने का मौका मिलता है। जी, और मैं एक जुमला और भी आगे कह दूं कि इस दफा जब वो लाठी उठाएंगे तो बहुत सारे लोग उनके हाथ पकड़ लेंगे, तो जी वो भैंस जो है वो फिर इधर उधर भागेगी, वो किसी की भी नहीं होगी। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो ये मुल्क अवाम का भी ना रहे, फौज का भी ना रहे, सियासतदानों का भी ना रहे। खुदारा संभल जाओ ये जुडिशरी वालों और सियासतदानों और मेरे अवाम, मेरे प्यारों, वरना ये हाथ से निकल जाएगा और आप और हम किसी और के मरूने मिन्नत हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी ऐसा मौका है। देखिए हालात जो है जनरल साहब, आपने बिल्कुल सही बताया कि लोग लाठी उठाने वालों पर भी पथराव कर सकते हैं। उनका आदमी पत्थर ही होगा ना, वो पत्थर ही मार देंगे, संसार कर देंगे। वो हालात जो हैं वो बहुत खतरनाक हैं, आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और मेरी मंशा है भूखों से, मुल्क में भूखे बढ़ रहे हैं। नासिर चुगताई साहब मुझे ज्वाइन कर रहे थे, नईम लोधी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे थे, मुजब्बिल सरवदी साहब इस प्रोग्राम में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम देखने का। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।